फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस.com। आपका अपना चैनल, आपको पता है। ओके, सो काफी वीडियोस हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेजर करते हैं और डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, टाइम पीरियड, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। अगर आप एक्साइटेड हैं इस वीडियो के लिए तो फटाफट से आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दो, ठीक है। अब आते हैं बात मेजरमेंट ऑफ टाइम। टॉपिक लिखना भूल गए यार हम तो। कोई नहीं, आपको पता है टॉपिक क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेजर करते हैं आप, आपको बहुत अच्छे से पता है। टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग अपने घर में क्लॉक यूज करते हैं। सबके घर में है, मेरे घर में भी है, आपके पास भी है, फोन में है, हर जगह है। उसमें क्लॉक में क्या है, मशीन है, सेकेंड हैंड, आवर हैंड, मिनट हैंड, ये सब उसके अंदर घूम रहा है। ओके, बट जब इनिशियली टाइम को मेजर करना स्टार्ट किया, जब क्लॉक को हमने बनाया पेंडुलम से, ठीक है, जो हमने पेंडुलम क्लॉक्स बनाई, आप सबने देखा होगा, आई डोंट थिंक सुना होगा, पेंडुलम क्लॉक, जिसमें वो ऐसा पेंडुलम लटकता रहता है, इस तरह की क्लॉक्स होती हैं, और उससे हम लोग टाइम मेजर करते थे। ठीक है, आज के टाइम पे वो क्लॉक्स ऐसे यूज नहीं होती। कभी आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके एल्डरली पीपल, उनसे आप लोग पूछना कि वो पेंडुलम क्लॉक्स कैसी होती हैं, उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा। होप सो। ओके, अब आते हैं बात हम लोग अपने पेंडुलम के ऊपर, तो देखेंगे। अभी मैं सिंपल हटा रहा हूं इसके आगे से, अभी खाली बात करते हैं पेंडुलम की। पेंडुलम क्या है, आप देखेंगे। टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हम लोगों ने यूज किया पेंडुलम का। ठीक है, पेंडुलम क्या है, पेंडुलम बस और कुछ नहीं है, एक मास है, एक प्रॉपर एक मास है, जिसको हमने एक सपोर्ट से हैंग कर दिया। ठीक है, जैसे ये कोई मास है, इसको एक सपोर्ट से पाइवट कर दिया, अभी ऐसे झूल सकता है, ऐसे हो सकता है, ये एक पेंडुलम बन गया। ठीक है, अब पेंडुलम आते हैं दो तरीके के। एक पेंडुलम आता है आपका सिंपल पेंडुलम, और दूसरा आता है कंपाउंड पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम क्या है और कंपाउंड पेंडुलम क्या है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है। सिंपल तो सिंपल है, हम डिफिकल्ट चीजें तो पढ़ने ही नहीं वाले, और डिफिकल्ट पढ़ेंगे तो उसको भी सिंपल रख के पढ़ेंगे। तो हमें आज पढ़ना है सिंपल पेंडुलम के बारे में। कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है, कंपाउंड आप लोग नेक्स्ट 11th स्टैंडर्ड में जाके पढ़ेंगे। कंपाउंड को बहुत एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा, कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं सिंपल पेंडुलम क्या है। सो देखिएगा, सिंपल पेंडुलम दिखता कैसे है, पहले उसको बताता हूं। देखो, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, इस तरीके का एक सपोर्ट होता है, उस सपोर्ट से एक स्ट्रिंग बांधा, स्ट्रिंग के नीचे एक बॉब लगा दिया, स्ट्रिंग के नीचे एक बॉब लगा दिया। बॉब है, एक बॉल हो सकती है, ठीक है ना, एक बॉल होती है मेटल की, या कोई भी हैवी वेट सा लगा दिया आपने, जो उससे आप हैंग कर दिया, स्ट्रिंग से आपने हैंग कर दिया। इसको नाम दे देते हैं BOB, बॉब। अब ये बॉब द बिल्डर वाला बॉब नहीं है, ये बॉब है हमारा बाबू भैया। ओके, तो हमने बाबू भैया लटका दिए इससे। अब क्या होगा, जो ये स्ट्रिंग है या जो सिंपल पेंडुलम है, यहां पे हम मानते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस, यानी होता नहीं है, लेकिन माना जाता है, होता नहीं है। आप जानते हो यार, जो चीज मैटर है, मैटर का मास तो होना ही होना है, लेकिन एक आइडियल केस में हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा स्ट्रिंग मासलेस है। मासलेस कैसा, वेरी लेस मास, मासलेस या मासलेस मत बोलो, बोलो वेरी लेस मास का है, बहुत कम मास है इसका एज कंपेयर टू दिस बॉब। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर का मैं मास कहां बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल इस पेंडुलम का मास, सारा का सारा मास इस बॉब के अंदर कंसंट्रेटेड है। यहां पे बहुत कम मास है, बहुत छोटा सा मास। ठीक है, इतने बड़े के आगे इतना छोटा सा कोई फर्क नहीं रखता। तो मैं कहूं सारा का सारा मास पेंडुलम का कहां है, इस बॉब पे हैंग हो रखा है। ओके, ठीक है, तो मैंने कहा पूरा पेंडुलम ये है। ये तो बात आ गई सिंपल पेंडुलम की, डिटेल में अभी पढ़ाऊंगा। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, कंपाउंड पेंडुलम ऐसा पेंडुलम है विच कैन स्विंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट। अब इसमें स्ट्रिंग वगैरह का कोई काम नहीं है, इसके अंदर किसका काम है, इसके अंदर इस तरह का होता है, कोई भी इस तरह ऐसा बना देते हैं, चलो कोई भी ऐसी शेप बना दो। ठीक है, ये कंपाउंड पेंडुलम कैसे, इसको यहां पे कर दो फिक्स,
फिक्स कर दो। जैसे ये पेन था ना, यहाँ को आपने फिक्स कर दिया। अब मास कहाँ है? इसमें तो स्ट्रिंग का मास कंसीडर नहीं किया था, लेकिन यहां तो हर जगह मास है ना, यानी मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे के पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है। किसमें? कंपाउंड पेंडुलम में डिस्ट्रीब्यूटेड मास, यहाँ पे कंसंट्रेटेड मास होता है। ओके, हमने किसको फिक्स कर दिया? अब क्या होगा? अब ये पूरा का पूरा इस तरह से स्विंग कर सकता है, ये पूरा इधर और ये पूरा इधर, यानी ये पूरा का पूरा स्विंग करेगा। इसे कहेंगे हम लोग कंपाउंड पेंडुलम। और मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बताई आपको, it can swing about an axis passing through it। एक्सिस कौन सी पास कर रही है इससे? ये वाली एक्सिस, ये अंदर की ओर बोर्ड की तरफ जा रही है जो, तो इसके अबाउट ये इस तरह से झूलेगा। ओके, इस तरह से ये जाएगा। ये हो गया कंपाउंड पेंडुलम हमारा। अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मास कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है। ठीक है। और जो आपकी पेंडुलम क्लॉक्स हुआ करती थी, वहां पर यही पेंडुलम यूज होता था। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे हमारे सिंपल पेंडुलम के बारे में। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है फर्स्ट चैप्टर की, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 6-7 लेक्चर मेरे हो गए हैं उसमें, तो आप जाके देख सकते हैं और देखकर बताना जरूर एक बार कमेंट्स में। और अगर आपको कुछ लगता है कि वीडियो में इम्प्रूव हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो फ्री है ना, आप बिल्कुल बताएं। और आपके पास मेरी मेल आईडी भी है, कुछ वीडियोस में दी है मैंने, इस वीडियो के अंदर भी नीचे लिखी हुई आ जाएगी। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। कुछ अगर आपको अच्छी वीडियोस चाहिए, अच्छी में सारी अच्छी हैं, बट कुछ इंटरेक्टिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं या जो भी है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। देखिए, सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर एक रिजिड सपोर्ट मतलब एक हार्ड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट, यहां से वो लटकेगा। ओके, इसके नीचे आपने इस तरह से बना देना है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा, इसके नीचे हमने बॉब, आपको बताया इसका नाम क्या है, बॉब है। ओके, अब ये रिजिड सपोर्ट और ये स्ट्रिंग कैसा होगा? स्ट्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारी, एक तो वेरी लेस मास, बहुत लेस मास का स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। दूसरा कंसीडर करते हैं इसको इन एक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या हुआ? कि इसकी लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए। अब होता क्या है, आपको पता है, जैसे कुछ कुछ हमारे स्ट्रिंग्स ऐसे होते हैं, कुछ रोप्स ऐसी होती हैं जिन पे आप मास लगाएंगे, उनका लेंथ हल्की सी, चाहे थोड़ी सी हल्की सी क्या है, बढ़ जाए। ओके, वैसे हर स्ट्रिंग की थोड़ी थोड़ी बढ़ती बढ़ती है। हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है, बहुत 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 कम एक्सटेंशन हो जिसके अंदर, ऑलमोस्ट परफेक्ट स्ट्रिंग हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है। और ये हमारा क्या है? बॉब और कंसंट्रेटेड मास। ओके, यानी हमारे पूरे पेंडुलम का सारा मास बॉब के अंदर कंसंट्रेटेड है। ओके, सो हम मान लेते हैं जब कंसंट्रेटेड है, बॉब कैसा? एक स्पेयर है, स्पेयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जहां उसका मास लगता है वो जस्ट इसके बीच में होता है। अब ये क्यों बता रहा हूं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। मैंने कहा सारा का सारा मास बॉब में है, और कोई भी बॉडी का मास इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है, तो यहां पे होगा। ओवरऑल एक पॉइंट मास हमने इसको कंसिडर कर लिया। ये आपका है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम इज अ हेवी पॉइंट मास suspended from a rigid support, heavy point mass suspended from rigid support by the help of a very less mass and inextensible string, या massless and inextensible string।
आई होप सो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सिंपल पेंडुलम की। ओके, अब कुछ बात कर लेते हैं पेंडुलम कैसे जाता है। देखिएगा, आपने पेंडुलम को ऐसे हिलते हुए देखा ही होगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं पेंडुलम को इधर लेकर आऊं, अरे ये स्ट्रेट नहीं बना, ठीक है। देखिएगा, इस तरह से पेंडुलम मूव करता है, कब इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है। तो हमारे पेंडुलम की तीन पोजीशंस मिली आपको। एक पोजीशन तो ये थी जिसमें वो रेस्ट पे रहता है इनिशियली, इसे नाम देते हैं हम लोग मीन पोजीशन, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको सपोज मैं मीन पोजीशन को नाम दे रहा हूं ओ, यहां लिख दिया मैंने ओ। ओके, अब आप पेंडुलम को इधर लेकर गए, इधर आप पेंडुलम को लेकर गए और यहां से छोड़ेंगे, तो ध्यान रखना जितना इधर जाएगा उतना ही वो इधर जाता है, ठीक है। ये इधर गया, इसे कहेंगे हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम यानी मैक्सिमम आप कितना लेके गए उसे कहते हैं एक्सट्रीम। और आप लेफ्ट साइड बता सकते हैं, ये हो गया एक्सट्रीम राइट, मेरा राइट है एक्सट्रीम राइट, एंड दिस विल बी द एक्सट्रीम लेफ्ट। ये वाली पोजीशन है एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। इसको मान लेता हूं मैं ए एंड इसको मान लेता हूं मैं बी। तो मेरा तीन पोजीशंस मिल गई मुझे, मेरे मीन पोजीशन, एक्सट्रीम राइट पोजीशन एंड एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। सो मींस ये दो पोजीशन होती हैं एक्सट्रीम एंड दिस वन इज द मीन पोजीशन। सो अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। जैसे सपोज, अब ये आपका नोट कर लेना फटाफट से। अब कुछ टर्म्स देखते हैं पेंडुलम से रिलेटेड। बहुत बड़ा नहीं था, ठीक है। सबसे नंबर वन टर्म आती है हमारी ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या चीज है ये ऑसिलेशन क्या है? सो देखेंगे ऑसिलेशन किसको बोलेंगे हम लोग, ध्यान देना। अपने रेस्ट पोजीशन से यानी अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाना, देन एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक आना, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे। ये जो पूरा मूवमेंट ऑफ बॉब है, फ्रॉम इट्स मीन टू एक्सट्रीम, then extreme to other extreme, then back to the mean position, this is called one oscillation, or we can say one complete to and fro motion. One complete to and fro motion of simple pendulum is called one oscillation. ये पूरा one oscillation है, इस तरह से ये one oscillation, फिर second oscillation शुरू, फिर तीन oscillation शुरू। So this is the वन ऑसिलेशन। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिखूंगा, O टू A, A से B, B से O। दिस इज माई वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, एंड टाइम पीरियड हर पेंडुलम का अलग अलग होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इतना ट्रेवल करने में, बस इतना ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया होगा, दैट टाइम इज कॉल्ड वन, सॉरी, दैट इज टाइम इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा उसे कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल टी। टी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ओके, टाइम की यूनिट क्या होगी आपको पता है, टाइम की यूनिट इज सेकेंड। बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या होता है। थर्ड हमारा है, थर्ड टर्म है फ्रीक्वेंसी।
ऑफ सिंपल पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे हम स्मॉल एफ से। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंटली, ये शब्द कैसे आते हैं इंग्लिश में? इनका मतलब क्या है? कितनी बार, है ना, कितनी बार कोई काम हो रहा है। हाउ फ्रीक्वेंटली योर वर्क इज डन, हाउ फ्रीक्वेंटली यू स्टडी एट योर होम, यानी कितनी बार या कितने बार बार आप कोई काम करते हो। सो वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहां भी वही आता है। हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये पेंडुलम कितनी ऑसिलेशन कर देगा, बिकॉज ये काम करना है 1 2 3 4, कितनी ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी, दैट विल बी द टाइम, सॉरी दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, ये होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो अगर आपके पास एग्जाम में आया कि आपको रिप्रेजेंट करना है ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हेयर टू हेयर, देन बैक टू हेयर एंड दिस, एंड यू विल राइट 1 ऑसिलेशन। अधिकतर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लास 9 आईसीएससी कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम रिप्रेजेंटिंग द इफेक्टिव लेंथ एंड 1 ऑसिलेशन। तो 1 ऑसिलेशन आपको बता दिया, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे एंड लिख देंगे उसके बारे में थोड़ा सा। ओके, अगला टॉपिक आता है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब इफेक्टिव लेंथ से पहले मैं आपको इस डायग्राम में कुछ समझा देता हूं। पहले देखेंगे, आपने स्ट्रिंग कहां से कहां तक लगाया। सपोज ये पोजीशन थी एन, मानो एन पॉइंट है ये। एन मींस दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। जहां से बॉब को आपने लटकाया है या जिधर बॉब, जिसके हेल्प से, जिस पॉइंट के हेल्प से बॉब घूम रहा है, ठीक है ना, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन आप पूरा लिख सकते हैं अपने पास। ओके, नाउ सी, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन से बॉब तक, ध्यान देना, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन से बॉब तक, यहां तक, ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिसे लिखते हैं कैपिटल एल से, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कितना धागा आपने इसमें लगाया, ये तो बहुत बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक क्या धागा है। देन बॉब कैसा है, एक स्पेरिकल शेप है, तो बॉब का थोड़ा बहुत रेडियस भी होगा, बॉब का रेडियस भी होगा, रेडियस को स्मॉल आर कंसीडर कर लेते हैं, बॉब का रेडियस होगा स्मॉल आर। ओके, सो दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस इज द रेडियस। अब आपके पास टर्म आएगा इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है अब सिंपल पेंडुलम की? सो देखेंगे इफेक्टिव लेंथ क्या है। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, स्मॉल एल इक्वल्स टू कैपिटल एल प्लस आर। मींस क्या दिखा, कैपिटल एल यानी यहां से आर के सेंटर यहां तक, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो भी बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन टू द सेंटर ऑफ बॉब, बॉब के सेंटर तक, यानी ये जो पूरा है, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, ये पूरा हमारा स्मॉल एल है। यहां से लेकर बॉब के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल एल, एंड दैट इज स्मॉल एल इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। अब इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम की चीज होती है, कि पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, वो कंसंट्रेटेड कहां होता है, सेंटर पे। सो हम मान लेते हैं ये पूरे का यहां कंसंट्रेटेड है, तो यहां से लेकर ऊपर तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम, सो बी वेरी केयरफुल विद इट। ओके, नाउ we have studied about frequency, we have studied about time. So there is one relation, okay, there is one relation between frequency and time period, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और दूसरा लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, दोनों ही सेम चीज है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन
टाइम पीरियड. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, और टाइम पीरियड टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन. सो आप इससे कोरिलेट इसको कर सकते हैं. ओके, आपका ये रिलेशन आ गया. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी. नेक्स्ट कम्स एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? अब एक टर्म देखते हैं एम्पलीट्यूड. इसको मिटा रहा हूं मैं क्योंकि यहीं इसको डिनोट करेंगे हम एम्पलीट्यूड को. देखिएगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाबू भैया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. अपनी मीन पोजीशन से बॉब मैक्सिमम कितना हट रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. अब देखिएगा, ये इसकी मीन पोजीशन थी, कितना दूर मैक्सिमम जाएगा? इतना दूर जाएगा. सो मैं कहूंगा यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है? एम्पलीट्यूड है. यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी सॉरी एम्पलीट्यूड है. और एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होगी? मीटर. ऐसा यूनिट विल बी मीटर बिकॉज इट इज अ लेंथ. ओके, सो ये कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी. ठीक है, अगर आ गई हैं सो कमेंट करके प्लीज जरूर बताना मुझे, ताकि मुझे पता तो चले आपको नेक्स्ट वीडियो में कितना और समझाना है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड आपको बता चुका हूं. टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड. तो टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड. अब कैसे मेजर करेंगे उसे? देखेंगे, आपके पास एक पेंडुलम लेना है. आपने एक पेंडुलम लेना है एक लेंथ का. ओके, उसके बाद आपने लेना है दूसरा पेंडुलम, या इसी पेंडुलम की लेंथ बढ़ा देना दूसरे बार. ऐसे ही आप करके लेंथ बढ़ाते रहेंगे. पेंडुलम की आप लेंथ बढ़ाते रहेंगे, यानी डिफरेंट लेंथ देखनी है आपने. डिफरेंट लेंथ देखनी है. सपोज ये L1 था, ये L2 ले लिया आपने, ये L3 ले लिया. सपोज 25 सेंटीमीटर की लेंथ ली. इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहा हूँ, इफेक्टिव लेंथ यहां से लेकर यहां तक. सपोज ये आपने 50 सेंटीमीटर ले लिया, ये 75 सेंटीमीटर ले लिया, यहां से लेकर यहां तक. ठीक है, सो आपने डिफरेंट लेंथ की पेंडुलम्स यहां पर लेनी है. अब क्या करना है डिफरेंट लेंथ की पेंडुलम लेकर, या फिर एक ही पेंडुलम उसकी लेंथ बढ़ाते चलेंगे क्या? तो प्रोसीजर समझते हैं. पहले तो आपको प्रोसीजर समझा देते हैं. करना क्या है आपने? बहुत सिंपल प्रोसीजर है. पेंडुलम लिया, अब उस पेंडुलम को आप लोग स्विंग करेंगे. पेंडुलम को आप लोग स्विंग करेंगे. जैसे आपने ये पेंडुलम लिया है, दिस इज योर पेंडुलम. ये आपने, यार लाइन स्ट्रेट नहीं बन रहा, ये रहा आपका पेंडुलम. ठीक है, अब करना है इसको स्विंग. थोड़ा सा इधर लेके जाएंगे, उतना ही ये यहां जाएगा और ये स्विंग हो रहा है. ठीक है, अब ये पेंडुलम आपका स्विंग हो रहा है. आपने देखनी है 20 ऑसिलेशन के आसपास देख लेना. 20 देख सकते हो, 30 देख सकते हो, आपकी मर्जी है. करना क्या? देखो, दिस इज योर मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन. 1 ऑसिलेशन कितना होता है? यहां से लेकर यहां तक, फिर वापस, फिर यहां तक. दिस इज योर 1 ऑसिलेशन. ओके, ये आपको पता है. अब आपको काउंट करना है, 20 ऑसिलेशन काउंट करनी है. आप पहले इसको यहां लेकर जाएंगे, इस तरफ खींचा, पेंडुलम को ऐसे खींचा. एक वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेकर आ जाऊंगा. मेरे पास पेंडुलम तो नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल कुछ भी जुगाड़ लगा के देखते हैं. इधर आप इसको क्या करें? खींचेंगे. अब खींचने के बाद क्या होगा? जब आपने इसको यहां पे खींचा, छोड़ेंगे तो इधर क्या होगा? शुरू हो जाएगा, यानी ऑसिलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी. या तो आपको काउंट क्या करना है? आपको काउंट करनी है यहां से लेकर उधर, इधर, इधर, एक ऑसिलेशन, 2, ऐसे करके 20 ऑसिलेशन काउंट करनी है. एंड उसका टाइम नोट करना है. जैसे आप यहां से ऊपर कर रहे हैं, मींस इसको छोड़ने के बाद इधर से वापस देख लेना, इधर से काउंट करना शुरू कर लेना. और आपको लेना है टाइम पीरियड फॉर 20 ऑसिलेशन. आपने टाइम पीरियड फॉर 20 ऑसिलेशन देखना है. 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड सपोज आपका आ गया स्मॉल टी.
20 ऑसिलेशन काउंट किया, आपका आ गया स्मॉल टी। सो टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना आ जाएगा, ये आएगा स्मॉल टी बाय 20 एंड आई विल से दिस विल बी योर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। 20 बार आपको स्विंग कराना है और पूरा 20 को लिए आपको 20 से डिवाइड करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, भैया ने एक ही बार में क्यों नहीं किया? बिकॉज जो टाइम पीरियड होता है ना, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, हो सकता है हाफ सेकेंड आ जाए, 1 सेकेंड आ जाए। सो इतना अच्छे से हम उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। जब हम 20 को लेते हैं, थोड़ा बड़ा टाइम ले लेते हैं, देन डिवाइड करते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस। ओके, तो टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने ये पर्टिकुलर लेंथ के लिए किया होगा, इसको प्लॉट कर लेना। ठीक है, कि लेंथ इतनी है तो टाइम पीरियड इतना आया, देन लेंथ बढ़ा देना, टाइम पीरियड इतना आया, देन अगेन लेंथ बढ़ाएंगे, उसके बाद आप सेम प्रोसीजर करके 3-4 लेंथ में आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सपोज मेरे पास एक डेटा है, उसको लिखता हूं मैं, कि ऐसा डेटा आएगा आपके पास कुछ। तो ये कुछ डेटा है आपके आगे, ये मैंने लिया है इफेक्टिव लेंथ एंड करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड कौन सा है, जिसको 20 से डिवाइड कर दिया उसके बाद निकला। ये सब सेकंड में है, टाइम पीरियड सेकंड में है एंड लेंथ इज इन सेंटीमीटर। ओके, सो आपने देखा जब लेंथ 25 सेंटीमीटर थी, इफेक्टिव लेंथ 25 सेंटीमीटर थी, तो टाइम पीरियड आया 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का टाइम पीरियड लगा, 1 सेकेंड का टाइम लगा 1 ऑसिलेशन के लिए। लेंथ बढ़ाई, टाइम पीरियड बढ़ा, अगेन लेंथ बढ़ाई, टाइम पीरियड बढ़ा, अगेन लेंथ बढ़ाई, टाइम पीरियड, और जैसे देखो आप लेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं, टाइम पीरियड भी बढ़ता जा रहा है। सो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ बढ़ाओ, टाइम पीरियड साथ साथ बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया। लेकिन कितना, कैसे, क्यों, कितना प्रोपोर्शनल है भाई? डबल होगा, हाफ होगा, 1/4 होगा, कितना होगा? तो देखेंगे आपको क्या दिख रहा है यहां पे। आपको दिख रहा है जब लेंथ थी 25 तो टाइम पीरियड था 1, जब लेंथ थी 100 तो टाइम पीरियड था 2। यानी मैंने लेंथ को डबल किया तो क्या हुआ, टाइम पीरियड, सॉरी, लेंथ को मैंने 4 टाइम्स किया तो टाइम पीरियड मेरा डबल हो गया। लेंथ को 4 टाइम्स किया तो टाइम पीरियड जस्ट डबल हो गया। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि मेरा जो टाइम पीरियड है, 2 का अंडर रूट क्या होता है 4, या 4 इसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। सो डायरेक्टली क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि मेरा जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, टाइम पीरियड मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। याद रखेंगे, इफेक्टिव लेंथ होती है ये। ठीक है, तो एक रिलेशन आपको ये मिल गया कि टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में रिलेशन होता है। अगर इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या लिखूंगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, एक कांस्टेंट अगर मैं इसके बीच में इंट्रोड्यूस करा दूं, कोई भी कांस्टेंट, मैं मानता हूं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली सॉरी इक्वल्स टू के एल, कोई कांस्टेंट मान लिया के एंड देन एल, तो लिख सकता हूं टी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी किसी भी पेंडुलम के लिए, ध्यान रखेंगे, किसी भी पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का स्क्वायर अपॉन उसकी इफेक्टिव लेंथ हमेशा सेम आएगी। अब चेक के इसको डाल के देख लेना, इस वाले में किसी भी वैल्यू के अंदर डाल के देख लेना, एक ही वैल्यू आएगी, फिक्स्ड वैल्यू, दैट वैल्यू विल बी एनी कांस्टेंट, जो भी फिक्स आ रहा होगा। आप किसी को भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सपोज यहां पे देखें, अगर टाइम स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/25, इसको आप देख के निकालेंगे तो आपका आंसर निकलेगा, उतना ही यहां से भी निकलेगा। सो दिस विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आपको याद क्या रखना है, आपको टाइम पीरियड कैसे निकालना, आपको बताया 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, देन उसको डिवाइड बाय 20 किया, लेंथ को वेरी किया, लेंथ को वेरी करके हमें पता चल गया कि टाइम पीरियड जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल है, और कैसे प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट
एल के, और दूसरा टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और टाइम स्क्वायर अपॉन एल इज अ कांस्टेंट के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर मैं टाइम पीरियड और लेंथ का एक ग्राफ ड्रॉ कर दूं, टाइम पीरियड और एक लेंथ का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, तो किस तरह से उसके अंदर से इस कांस्टेंट को निकाला जा सकता है। यस, इस कांस्टेंट को हम ढूंढ सकते हैं फॉर एनी टाइम पीरियड, एनी लेंथ, कुछ भी, किसी भी पेंडुलम के लिए ढूंढ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फाइंडिंग दैट कांस्टेंट या ग्राफ। ओके, सो अगला टॉपिक है ग्राफ शोइंग द रिलेशन बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल, टाइम स्क्वायर एंड इफेक्टिव लेंथ। तो इसमें देखो क्या करना है, एक हम ग्राफ प्लॉट, हमने एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ में हम लोगों ने y एक्सिस पे शो किया है टी स्क्वायर एंड x एक्सिस पे शो किया है लेंथ। तो टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ है। अब हम देखेंगे, हमने अभी देखा था, क्या देखा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, एक साथ बढ़ रहे थे, यानी अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। सो कुछ वैल्यूज मान लेते हैं, मैं वैसे नहीं मान रहा हूं, आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि सपोज ये है लेंथ की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, ये है टाइम की ये वाली वैल्यूज है। ओके, देखिएगा, अगर सपोज लेंथ की ये वैल्यू थी तो टाइम की ये वैल्यू थी, लेंथ की ये वैल्यू थी तो टाइम भी बढ़ा, ये वैल्यू, लेंथ की ये वैल्यू तो टाइम बढ़ा, ये वैल्यू, लेंथ बढ़ा, टाइम बढ़ा, ये वैल्यू। सो ओवरऑल मुझे क्या दिख रहा है, ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि यस, दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ एक तरह की क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ एक कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और अभी आप जब देखेंगे, आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपकी वीडियोस में आपको दिख जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, अब आप देखेंगे, मैंने कहा था इस ग्राफ से हम लोग निकालेंगे उस कांस्टेंट को। ठीक है, सो आप देखिए इस ग्राफ की स्लोप, स्लोप क्या होता है, कितनी ढलान है इस हॉरिजॉन्टल से, बहुत ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टल मान रहा हूं ब्लू पेन को, एंड दिस, इसको मान रहा हूं स्लोप। सो देखेंगे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल की जस्ट पैरेलल ले लिया ये, एंड ये ले ली मैंने स्लोप। अब चाहे मैं कहीं भी चले जाऊं, सपोज इस पॉइंट पे ये पैरेलल है और स्लोप उतनी ही है, देखो उतना ही एंगल बन रहा है, उसी एंगल पे आगे बढ़ रहा हूं मैं, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि इस ग्राफ की जो स्लोप है, इस ग्राफ की स्लोप है वो कांस्टेंट है, वो सेम रहेगी हमेशा। ओके, अब देखते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं। देखो, किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी y एक्सिस पे 2 पॉइंट लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे 2 पॉइंट लेंगे। सो कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये x एक्सिस है, सपोज ये x1 है, ये वाला x2 है, ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज t1, सॉरी टी स्क्वायर 1, एंड ये वाला हमारा टी स्क्वायर 2, ये हमने मान लिया। तो मैं क्या कह सकता हूं, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, इस ग्राफ की स्लोप होगी टी स्क्वायर, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपॉन l2 माइनस l1, या x2 माइनस x1, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने x ले रखा है, इसको l मान लेते हैं, l2 माइनस l1। सो दिस इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। सो दिस स्लोप इज अ कांस्टेंट, हमें पता है स्लोप कैसी है, ये स्लोप कांस्टेंट है। सो मैं कहूंगा ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा एक कांस्टेंट है, यानी सेम रहेगा। अब वो सेम कहां रहेगा, किसी एक प्लेस पे सेम रहेगा। ठीक है ना, वो एक किसी प्लेस पर सेम रहेगा। सो इस कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू आती है, बिकॉज जो हमारा टाइम पीरियड होता है इसको ग्रेविटी भी इफेक्ट करती है, और इस कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू आती है, इसको लिखते हैं हम 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी। यही जो कांस्टेंट है ना, ये स्लोप, स्लोप की एक फिक्स वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी। इस वाले ग्राफ के लिए g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 4 और पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, यानी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, सपोज जहां मैं खड़ा हूं उत्तरकाशी में, यहाँ पे g कांस्टेंट है, या अर्थ के पूरे हमारी अर्थ पे g कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट 9.81 के आसपास है, और कहीं और जाएंगे मून पे जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटी कम है। सो फर्क पड़ता है, इसका फर्क पड़ता है। इट विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1, दिस विल l2 माइनस l1। ठीक है, सो यहां से एक रिलेशन मुझे दिखता है, या मैं क्या कह सकता हूं, यहां मैं कह सकता हूं, इसको ओवरऑल क्या लिख सकता हूं,
मैं लिख सकता हूं 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टी स्क्वायर बाय एल ग्राफ। ठीक है, यही हमारी क्या स्लोप ऑफ टी स्क्वायर बाय एल ग्राफ है। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया, आपको इसका स्लोप मिल गया, आपको ये कांस्टेंट पता चल गया कि हाँ हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे वो कांस्टेंट डिपेंड करता है। तो आप यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लेस पर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इससे ग्रेविटी, आप ग्रेविटी निकाल सकते हैं जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन स्लोप। सो आपने अगर ये एक्सपेरिमेंट करा अपने घर पे या लैब में कभी, सो अपनी प्लेस से जहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। 4 पाई स्क्वायर इज वेरी सिंपल कांस्टेंट है, देन स्लोप आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे t2 का स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपॉन l2 माइनस l1 से। सो दिस इज योर ग्राफ शोइंग द रिलेशन बिटवीन t एंड l, और यही आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज द रिलेशन बिटवीन और द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड को कौन कौन इफेक्ट करता है हम इसको देखते हैं। सो बहुत आसान सी टॉपिक है। देखिएगा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स है जो टाइम पीरियड को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो हमने देख लिया, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो t भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, यानी लेंथ बढ़ाओ तो टाइम पीरियड भी साथ साथ बढ़ेगा। आ गई बात समझ में। अब देखेंगे, बिल्कुल ध्यान इस चीज पर बिल्कुल ध्यान से समझना। एक पेंडुलम ये है इतनी लेंथ का, एक पेंडुलम ले है इतनी लेंथ का, यानी इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है। ये L1 है छोटा है, L2 है बड़ा है। ठीक, मैंने कहा इसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, इसका टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सो आप देखिए इसका टाइम पीरियड कम है, यानी ये कम समय में एक ऑसिलेशन कर दे रही है, यानी ये तेज चल रहा है। इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, मतलब ये थोड़ा सा धीरे चल रहा है। यानी जो लंबा पेंडुलम होता है वो थोड़ा धीरे चलता है, और बड़ा छोटा वाला पेंडुलम क्या होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, तभी तो कम टाइम में वो काम कर दे रहा है ना। सो इसी से एक रिलेशन निकलता है। आप बता सकते हैं रिलेशन क्या, सिंपल सी बात है, आपसे रीजन पूछा जाएगा कि समर्स के टाइम जब गर्मियां होती हैं, गर्मियों में जो पेंडुलम क्लॉक होती है ना वो स्लो हो जाती है। पेंडुलम क्लॉक हमारी गर्मियों में स्लो हो जाती है, क्यों, क्योंकि गर्मियों में थर्मल एक्सपेंशन होता है। सो लेंथ बढ़ गई, अब लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड भी साथ साथ बढ़ गया। अब टाइम पीरियड बढ़ गया तो मतलब ये देर से काम करेगा, ये वन ऑसिलेशन को थोड़ा देर में कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वॉच है, हमारी जो क्लॉक है, उसका टाइम पीरियड बढ़ गया और वो क्लॉक स्लो हो गई। तो क्लॉक गोज स्लोअर इन समर। अब ऐसे ही उल्टा यहां पे है, क्लॉक गोज फास्टर इन विंटर। विंटर में तेज चलने लग जाती है पेंडुलम क्लॉक, मशीन वाली घड़ी नहीं जो घर में है, पेंडुलम क्लॉक्स की बात कर रहा हूं। क्यों हो जाती है फास्टर, उसका टाइम पीरियड छोटा हो गया तो पेंडुलम तेजी से ऑसिलेट करेगा। होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसी के अंदर से एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जब आप कभी झूला झूले होंगे, अब झूला झूले हैं कभी, वो वाला स्विंग होता है ना जो दो रस्सी वाला घर में झूला होता है। ठीक है, घर में हो कहीं भी, सपोज ये झूला है, ठीक है, इस झूले में बैठे हैं। अब मैं इसको इस तरह नहीं बनाता, ऐसे ही रखते हैं इसको। ठीक है, अब इस झूले में आप अभी बैठे हैं, आप बैठे हैं तो क्या है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, यानी इफेक्टिव लेंथ इतनी है। ठीक है, अब अगर आप इसी झूले पे खड़े हो गए, इसी झूले पे सपोज खड़े हो गए, यानी आप अब यहां आ गए, ये आ गए। अब हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, ऑलमोस्ट हमारे बॉडी के बीच में, यानी इधर। तो क्या हो गया, इफेक्टिव लेंथ थोड़ी सी रिड्यूस हो गई ना। ये जो इफेक्टिव लेंथ है L2 विल बी लेस देन L1, यानी जब आप खड़े हुए तो इफेक्टिव लेंथ
रिड्यूस हो गई। अब इफेक्टिव लेंथ कम हो गई तो यहां पर जो टाइम पीरियड है वो भी कम हो गया, यहां पे टाइम पीरियड ज्यादा था। सो आई कैन से व्हेन यू स्टैंड ऑन द स्विंग, जब आप खड़े हो जाते हैं तो टाइम पीरियड कम हो जाता है, यानी वो फास्टर मूव करने लग जाएगा। ठीक है, वो क्या है, फास्टर मूव करने लग जाएगा। और जब आप उसमें बैठे हैं तो वो थोड़ा स्लोअर होगा, इसलिए खड़े होकर क्या है, वो तेज चलने लग जाता है। एक्सपेरिमेंट मत करना, नहीं तो दांत टूट जाएंगे, छोटी उम्र में ही दांत टूटोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये हमारा आ गया रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। जी क्या है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी आपको क्या पता है, ग्रेविटी जो है, ठीक है, ग्रेविटी ऊपर नीचे होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। कैसे कम होती है, जब आप हाइट्स पे जाएंगे, ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी कम होगी। ज्यादा हाइट पे गए, जब आपकी हाइट इंक्रीज होती है तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा डिक्रीज हो जाती है। अब आप देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब अगर ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो इसका कंसिक्वेंटली टाइम पीरियड विल इंक्रीज। और अगर हाइट डिक्रीज होती है तो ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज, और ग्रेविटी के बढ़ने पर टाइम पीरियड घटेगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेविटी और टाइम पीरियड में रिलेशन है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब इसको वो देखते हैं, थर्ड पॉइंट। ये दो फैक्टर्स आ गए जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है, एक्चुअल में इफेक्ट होता है। अब आप सोचेंगे, अब आपके दिमाग में एक बात होगी कि टाइम पीरियड क्या मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब पे। भाई आप सोचोगे भारी मोटा सा लगा दूंगा उसके नीचे तो वो बहुत धीरे धीरे जाएगा, बिल्कुल मोटा सा हो जाएगा, टाइम पीरियड उसका कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जो भी सोचो। तो जितना कुछ सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, आपकी गलत फहमी है। मास पे टाइम पीरियड बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, किसी भी एंगल से डिपेंड नहीं करता। अगर मन किया, मेरा मन क्या किया, आपका मन किया तो कमेंट में जरूर बताना। अगर इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, एक जुगाड़ू सा पेंडुलम बनाएंगे और उसके ऊपर एक वीडियो कर देंगे, उसके पास पूरा ये सब जो है ना, जितने भी फैक्टर्स हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बता देना मुझे, डिमांड के हिसाब से बनाएंगे। तो अब देखेंगे मास ऑफ बॉब। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहे, अब ज्यादा भारी मास है तो हल्का हल्का चलेगा, अब हल्का हल्का चलेगा लेकिन टाइम पीरियड तो वैसा ही रहेगा, उसका टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सो मास ऑफ बॉब पे डज नॉट डिपेंड, कोई डिपेंड नहीं करेगा। फिर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पता है आपको कि एक तरफ आप कितना लेकर गए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। अगर आप दूर लेके जाएंगे तो थोड़ा तेज चलेगा, पास से लाएंगे थोड़ा धीरे चलेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपना कवर सब कुछ कर लेता है। टाइम पीरियड को कोई चेंज नहीं मिलता, टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होगा। होप सो आपको ये फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यही फैक्टर्स हैं जो टाइम पीरियड को इफेक्ट करते हैं। तो अब आप देखेंगे इसी के अंदर से एक रिलेशन बन जाता है, रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। या फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एक शॉर्टकट में फॉर्मूला अगर हम निकाले, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, रिलेशन फॉर टाइम पीरियड या टाइम पीरियड, फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड होता है, देखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है। सो मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता, छोड़ दो। अब मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल अपॉन, अब यहां पे 4 पाई नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, यह आपको मिल गया कांस्टेंट 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी। ठीक है, यहां वो 4 पाई वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो आपका 4 पाई वाला कॉन्सेप्ट यहां पर है कि 4 पाई अपॉन जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय एल, जो हमने पहले किया। सो वही चीज है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, काफी बार एग्जाम से पूछा जाता है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं जिसपे डेडिकेटेड वीडियो बनेगी।
सो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसको दिमाग में बिठा लो, छाप लो, प्रिंट कर लो, जो करना है कर लो, बट ये याद हो जाना चाहिए, कुछ भी करके याद हो जाना चाहिए फिंगर टिप्स पे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइम पीरियड और जितना भी कुछ सिंपल पेंडुलम में था। अब लास्ट टॉपिक है इसका सेकंड्स पेंडुलम। एक छोटा सा पेंडुलम है सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम में कुछ नहीं, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जो सेकंड पेंडुलम होता है हमारा, सेकंड पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड। बस इतना याद रखना है। जो आपका सेकंड्स पेंडुलम है, सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड का होता है। बस इतना याद रखना है आपको, सिंपल। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारा 2 सेकंड का होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, और जो घर में हमारी जो क्लॉक्स लगी हैं, जो पेंडुलम क्लॉक्स, उसके अंदर यही वाला पेंडुलम यूज होता है। उसका पेंडुलम 2 सेकंड का होता है। जो कंपाउंड बताया था, कंपाउंड वाला है, जो कंपाउंड के अंदर जो सेकंड होगा, ठीक है, कंपाउंड के अंदर काफी सारे टाइम पीरियड हो सकते थे। अब उसके अंदर भी जिस पेंडुलम का 2 सेकंड का होगा वो सेकंड पेंडुलम, और इसी को हम लोग अपने वॉचेस में, वो क्लॉक्स में यूज करते हैं। 2 सेकंड का मतलब यहां से लेकर यहां, 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 इतने काम में 2 सेकंड लग रहे हैं इसको। सो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने में, यानी हाफ ऑसिलेशन के लिए, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम, ये क्या है? हाफ ऑसिलेशन है, हाफ ऑसिलेशन। इसमें कितना टाइम लगेगा? इसको हाफ लगेगा, यानी 1 सेकेंड लगेगा। यही दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं आपके पास कि ओवरऑल टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, और हाफ ऑसिलेशन के लिए, यानी एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम के लिए 1 सेकेंड होता है। दिस इज ऑल अबाउट टाइम पीरियड। ओके, सब खत्म। फर्स्ट चैप्टर आपका यहां पर एंड होता है। अब यहां रह क्या गया फर्स्ट चैप्टर के अंदर? हमारा कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और अगर इस वीडियो एक्सपेरिमेंट में लेके आया तो एक लास्ट वीडियो उसके बाद बनेगी, जिसको आप जरूर देखें। फिलहाल यहां पर आपको मेरा लिंक दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम हैंडल का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी ईमेल आईडी। कुछ आपको डाउट्स है तो मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए आप जाएं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप कर रहे हैं, जिसमें वीडियो देख रहे हैं। बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर करते चलें। बाय।